Hello, Bicho. This is Nisha Chaudhary, your biology mentor, and I'm here today with the next lesson of cell cycle and cell division. Let's begin. Last time हम लोगों ने सेल साइकिल क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होता है, ये सब किया था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं डिवीजन पर, सेल एनलार्जमेंट पर। मैकेनिज्म जो है डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, वो दोनों मिलकर के सेल रिप्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सेल साइकिल क्या है? ये एक लाइफ पीरियड है जिसमें सेल अपने डीएनए को सिंथेसाइज करता है, ग्रो करता है और फिर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। सेल की ग्रोथ का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, डीएनए सिंथेसिस जो कि एक स्पेसिफिक स्टेज पर होती है, लेकिन सेल की ग्रोथ जो कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। ड्यूरेशन सेल साइकिल की वेरी करती है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे ह्यूमंस की बात करें या मैमल्स की बात करें तो ये 24 आवर्स की होती है, लेकिन ईस्ट सेल में इट इज ऑफ 90 मिनट्स। सेल साइकिल के बेसिकली दो फेजेस मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट इज इंटरफेज एंड द नेक्स्ट वन इज माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो हम लास्ट टाइम कर चुके थे कि दो सक्सेसिव माइटोटिक फेजेस के बीच का जो गैप है, जो फेज है, जो स्टेट है, उसे हम इंटरफेज कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल सेल डिवीजन नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है? फिर सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है और ये 95% से ज्यादा ड्यूरेशन सेल साइकिल की कवर करता है। इंटरफेज में 3 फेजेस हमने पढ़े थे। फर्स्ट इज गैप 1 जिसे एंटीफेज कहते हैं, नेक्स्ट इज सिंथेटिक फेज जिसे डीएनए सिंथेसिस जहां पर होती है, एंड नेक्स्ट इज गैप 2 फेज, G2 फेज। गैप 1 फेज जो फर्स्ट ग्रोथ फेज है, ये वो इंटरवल है जो माइटोसिस के बाद और एस फेज से पहले होता है। यहाँ पर सेल की ग्रोथ होती है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है और अपनी डीएनए मशीनरी को प्रिपेयर करता है कि भाई आपने डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। इसके बाद सिंथेसिस होती है यहाँ पर आरएनए की, प्रोटीन्स की सिंथेसिस यहाँ पर होती है। एस फेज सिंथेटिक फेज कहते हैं जिसको। यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। एनिमल सेल्स के अंदर रेप्लिकेशन जो है वो न्यूक्लियस में होती है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में, वो भी एस फेज के अंदर ही होता है। ये आपने याद रखना है। गैप 2 फेज पर आते हैं। गैप 2 फेज जिसको सेकेंड ग्रोथ फेज भी कहते हैं, यहाँ पर सेल की ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली होती रहती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन जो है वो कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज यहाँ पर होता रहता है एंड सेल जो है अब अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर लेता है। अब आ जाते हैं हम, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज माइटोटिक फेज, एम फेज। माइटोटिक फेज जो कि एक्चुअल सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर एक्चुअली सेल डिवाइड करता है और ये लेस देन 5% ड्यूरेशन कवर करता है। इट कवर्स लेस देन 5% ड्यूरेशन। जैसे वो एम फेज जो है, मान लो आपका टोटल, जैसे ह्यूमंस के अंदर देखें तो टोटल जो 24 आवर्स लगते हैं सेल को डिवाइड करने में, लेकिन अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर एम फेज को डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा, तो एम फेज को डिवाइड करने में यहाँ पर 1 आवर से भी कम लगेगा। एम फेज के अंदर क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं बेटा जो डिवीजन शो नहीं करते हर वक्त, मतलब एक बार डिवाइड कर गए फिर वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। अब वो ओकेजनली डिवाइड करेंगे, ऑन डिमांड वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके फिंगर के ये सेल्स आपको जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मान लो यहाँ कट लग जाता है, कोई सेल जो है डैमेज हो जाते हैं,
तो जब इनकी रिपेयरिंग करनी है भाई, इनको हील करना है, तो दिस टाइम जो सेल्स हैं जो कि रेस्टिंग कंडीशन में इनएक्टिव स्टेट में चले गए थे, अब वो यहाँ पर आकर के डिवाइड करने लगेंगे ताकि जो डैमेज सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, उनको रिप्लेस किया जा सके। जो सेल्स डिवाइड नहीं करते, फर्दर जीवन से एस फेज में एंटर नहीं करते, वो एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं और उस इनएक्टिव स्टेज को कहते हैं क्वीसेंट स्टेज और जी नॉट स्टेज। क्वीसेंट स्टेज और जी नॉट स्टेज, ऐसे जो सेल्स होते हैं वो तो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं बट वो डिवाइड नहीं करते। ये स्टेज इनएक्टिव है, लेकिन जो ये फेज आपको दिखाई दे रहा है ये इनएक्टिव है, लेकिन इसमें सेल्स जो हैं वो एक्टिव रहेंगे। इसके बाद आज हम शुरू करने वाले हैं माइटोसिस, एम फेज। ठीक है, सो एम फेज माइटोटिक, जहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। क्यों भाई? इससे पहले सेल ने अपने सभी कंपोनेंट्स को डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है, ताकि इस फेज के दौरान वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके डुप्लीकेटेड कंपोनेंट्स का। तो ये जो है एक ऑर्डरली मैनर में होता है। इसके अंदर दो प्रोसेस मैंने आपको बताए, पहला कि भाई न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस, एंड द नेक्स्ट वन साइटोकाइनेसिस की भाई साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीजन यहाँ पर होना है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है। सो लिसन, साइटोकाइनेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वैसे तो कैरियोकाइनेसिस भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन साइटोकाइनेसिस में डिवीजन जो है वो साइटोप्लाज्म का होता है, बट कैरियोकाइनेसिस में जो डिवीजन है वो न्यूक्लियस का होता है। साइटोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस नहीं होते, लेकिन जो कैरियोकाइनेसिस है वहां पर 4 स्टेजेस आते हैं, जिनको हम पीमैट के नाम से जानते हैं। पीमैट यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इस अब हम बात करते हैं माइटोसिस की कि भाई यहाँ पर क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो सेम रहता है पेरेंट्स के बीच में, या फिर हम ऑफस्प्रिंग्स के बीच में कहें तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। जनरली माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स जो हैं वो अपने आप को माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होगा 2 डॉटर सेल्स के अंदर और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम्स का नंबर यहाँ पर चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहने वाला है पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में, इसीलिए हम इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस जनरली डिप्लॉइड सेल्स के अंदर देखा जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई ये हैप्लॉइड सेल्स में नहीं होगा, हैप्लॉइड सेल्स में भी होता है, कुछ लोअर प्लांट्स में या फिर कुछ सोशल इंसेक्ट्स में, जैसे कि हनी बी के केस में आप देखें तो जो मेल हनी बी होता है जिनको ड्रोन कहते हैं, तो उनके केस में भी। सो माइटोसिस जो है मोस्टली जनरली हम बात कर रहे हैं कि डिप्लॉइड सेल्स में होता है, अदरवाइज कुछ हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस जो है वो होता है। सो इट इन्वॉल्व मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स। जितने भी सेल कंपोनेंट्स जिनका इंटरफेस में डुप्लीकेशन हुआ था वो सभी यहाँ पर रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट माइटोसिस was observed by Strasburger. First mitosis was observed by Strasburger. कहाँ पर देखा था इन्होंने? इन प्लांट सेल। सबसे पहले स्ट्रेसबर्गर ने माइटोसिस को प्लांट सेल में देखा था, लेकिन इसको एनिमल सेल में पहली बार देखने वाले थे वॉल्टर फ्लेमिंग। वॉल्टर फ्लेमिंग जिन्होंने इसको सबसे पहली बार एनिमल सेल्स में देखा था। एंड द टर्म माइटोसिस आल्सो कॉइन्ड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग, इसे भी वॉल्टर फ्लेमिंग ने दिया था इन 1882 में।
कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस हैं. फर्स्ट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज. 4 स्टेजेस हैं माइटोसिस की, जिनके थ्रू न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म होती है. सो लेट अस स्टार्ट विद प्रोफेज. प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है भाई अर्ली, एंड फेज का मतलब होता है स्टेज. ठीक है, प्रो को अगर हम अर्ली ना कहकर फर्स्ट कहें तो ये भी चलेगा, अर्ली या फिर फर्स्ट. सो प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस विच फॉलोज द इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल. ये सेल साइकिल के इंटरफेस को फॉलो करता है. ये पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस का, और लॉन्गेस्ट फेज भी है. इंटरफेज के बाद आया, यानी कि पहले G1 था, फिर G2 और G1 के बीच में जो सिंथेटिक फेज है S फेज आया, और G2 के जस्ट बाद M फेज स्टार्ट हो जाता है. और M फेज में सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड देन टीलोफेज. सो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोमल मटेरियल था, जो क्रोमैटिन फाइबर था, वो अनटैंगल्ड हो जाएगा और उसका कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा. क्योंकि प्रोफेज में भी 2 फेजेस हैं, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. सो अर्ली प्रोफेज में जो है क्या हुआ, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा माइटोटिक क्रोमोसोम्स का, जो लेट प्रोफेज तक आते आते ऑलमोस्ट डन हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो चुका है, क्रोमोसोम बन चुका है. अब क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं सेंट्रोमियर की मदद से. अब सेंट्रोसोम्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे, मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, और सेंट्रोसोम्स से माइक्रोट्यूबुल्स एस्टर्स को रेडिएट करने लगेंगे, और एस्टर्स जो हैं वो माइटोटिक अपैरेटस फॉर्म करेंगे. तो यहाँ पर आपने देखा कि कंडेंसेशन हुआ क्रोमैटिन मटेरियल का, डीएनए जो था वो अनटेंगल्ड हुआ, क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज हो गए, यानी कि अब 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो सेंट्रोमियर की मदद से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आप अभी इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं प्रोफेज में. तो जो क्रोमोसोम्स आपको यहाँ बॉल और वूल लाइक स्टेज में दिखता था, उसको हम कहते हैं स्पाइरीन स्टेज. स्पाइरीन स्टेज. तो स्पाइरीन स्टेज का मतलब क्या है? जब कंडेंसेशन होना शुरू हुआ तो यहाँ पर बॉल और वूल लाइक अपीयरेंस था, वूल लाइक अपीयरेंस जो है यहाँ पर दिखाई दिया था. अपीयरेंस किसका? क्रोमोसोम्स का. इसी को हम कहते हैं स्पाइरीन स्टेज. सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल्स में, नॉट इन प्लांट सेल, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे, माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली होने लगेगी, एंड जो सेल्स हैं वो एंड ऑफ प्रोफेज में अगर आप उनको देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये जो आपको न्यूक्लियर एनवेलप दिखाई दे रहा है, ये डिसअपियर होने लगेगा, डिसॉल्व होने लग जाएगा. एंड जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ये सभी जो हैं वो क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, अभी दिखाई नहीं देंगे आपको. प्रोफेज के एंड में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सभी दिखाई नहीं देंगे, ये सभी जो है डिफॉर्म हो जाएंगे. इसके बाद हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेज, दैट इज मेटाफेज. अब मेटाफेज और प्रोफेज के बीच में एक और स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज. बहुत ही कम समय के लिए होती है. तो जो काम प्रोफेज में शुरू हुआ था वो सब यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा,
क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कंप्लीटली हो जाएगा और क्रोमोसोम्स जो हैं अब साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाएंगे। कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो गए। ये सभी काम जो हैं वो ट्रांजिशन टू मेटाफेज स्टेज में परफॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद अब क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर पर। ये इक्वेटर है, जानते हैं इसको इक्वेटर बोलते हैं, और ये जो एंड्स हैं इन्हें हम पोल्स कह देते हैं। तो मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमैटिड्स हैं, ये आपको जो क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं सेंट्रोमियर की मदद से जुड़े हुए हैं, इनके पास यहाँ पर डिस्क शेप स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में कि भाई जो स्पिंडल्स हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ पर ये काइनेटोकोर्स के साथ अटैच होते हैं और इनकी जो अलाइनमेंट है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर हो जाती है, इक्वेटर पर हो जाती है, जिसे मेटाफेज प्लेट भी हम कहते हैं। सो स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट काइनेटोकोर से और क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट मेटाफेज प्लेट पर, इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेशन। इसे हम कहेंगे कॉन्ग्रेशन। यानी कि जब माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स जो हैं उनके साथ अटैच होकर के इक्वेटर पर अलाइन हो जाएंगे, देन दिस इज नोन एज कॉन्ग्रेशन। यू हैव टू नो दैट कि क्रोमोसोम्स जो है वो कौन सी स्टेज पर थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट होता है, थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। सो क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज पर थिकेस्ट होता है, मेटाफेज स्टेज पर ये शॉर्टेस्ट होता है। अगर आप इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना चाहें तो सबसे थिकेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम जो है वो आपको मेटाफेज स्टेज में ही दिखाई देगा। सो इसके बाद स्पिंडल फाइबर्स जो है जिन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाया, काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हो गए। अब यहाँ पर इनका अलाइनमेंट हो गया इक्वेटोरियल प्लेट पर, यानी कि कॉन्ग्रेशन हो गया। सो नेक्स्ट स्टेज इज एनाफेज स्टेज। एना का मतलब होता है अप, फेज का मतलब होता है स्टेज। सो एनाफेज का मतलब हो गया अप स्टेज। ठीक है, इस फेज में क्या होता है कि भी जो क्रोमैटिड्स हैं वो मूव टुवर्ड्स द पोल, जिसकी स्पेसिफिसिटी है, क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द पोल। सबसे शॉर्टेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट आपने देखा प्रोफेज था, शॉर्टेस्ट जो है वो एनाफेज है। अब सेंट्रोमियर, यहाँ पर जो सेंट्रोमियर था आपने लास्ट में देखा कि क्रोमोसोम्स जो थे वो सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पर सेंट्रोमियर के साथ अटैच थी। अब यही सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा और डिवाइड कर जाएगा। अब जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ पर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये मूव करेंगी पोल्स की तरफ। क्यों? क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो तो काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हैं। ठीक है, अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये शॉर्ट होने लगेंगे, थिक होने लगेंगे, शॉर्ट होने लगेंगे और थिक होने लगेंगे एंड मूव टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ मूव करेंगे। भाई ये शॉर्ट हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं, पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं एंड अटैच्ड हैं ये क्रोमैटिड्स के साथ। तो डेफिनेटली जब ये पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्रोमैटिड्स भी पोल्स की तरफ मूव करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर होगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स। याद रखना यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स। ये कब हुआ? स्पाइरिंग स्टेज कब आई? प्रोफेज में। कॉन्ग्रेशन कब हुआ? मेटाफेज में। इंटरजोनल फाइबर्स फॉर्मेशन कब हुआ? एनाफेज में। ठीक है, सो अभी जब सेल चैप्टर आपने पढ़ा था तो आपने उसमें ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर देखा था कि क्रोमोसोम्स जो है वो
कौन कौन से होते थे? सो आपने देखा था यहाँ पर क्रोमोसोम्स थे मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर मिडिल में प्रेजेंट था और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड थी तो मेटासेंट्रिक। अगर वो सेंटर से थोड़ा सा हटके है, एक थोड़ी बड़ी आर्म हो गई, एक थोड़ी छोटी हो गई, तो सब मेटासेंट्रिक। अगर वो किसकी तरफ है, एंड की तरफ है, तो एक्रोसेंट्रिक। अब एक ज्यादा बड़ी हो गई, एक ज्यादा छोटी हो गई। लेकिन अगर वो एक्चुअली एंड पर प्रेजेंट और हमें ऐसा लग रहा है कि भाई एक ही आर्म है, तो टीलोसेंट्रिक। तो जब यहाँ पर माइग्रेशन होगा क्रोमोसोम्स का इक्वेटोरियल प्लेट से पोल्स की तरफ, तो सेंट्रोमियर जो है वो ब्रेक हो गया, पोल्स की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक शेप अलाइन कर लेते हैं। जब ये मूव करते हो उस वक्त इनकी एक शेप होती है, जैसे मेटासेंट्रिक जो है वो वी शेप में होता है, सब मेटासेंट्रिक जो है वो एल शेप में होता है, एक्रोसेंट्रिक जो है वो जे शेप में, एंड टीलोसेंट्रिक जो है वो आई शेप में। ठीक है, सो अगर कोई बेस्ट स्टेज है वीएलजे आई शेप को स्टडी करने की, सो दैट इज एनाफेज। नेक्स्ट इज टीलोफेज। टीलो, टीलो का मतलब एंड, टीलो का मतलब एंड, फेज का मतलब स्टेज। सो दिस इज एंड स्टेज। ये एंड स्टेज है माइटोसिस की, जहां पर क्रोमोसोम्स अपने पोल्स पर पहुंच चुके हैं, क्रोमोसोम्स अपने पोल्स पर पहुंच चुके हैं। माइटोटिक स्पिंडल्स देखिए डिसअपियर हो चुके हैं, और पोल्स पर पहुंचने के बाद क्रोमोसोम्स की अनकॉइलिंग होने लग गई है, क्रोमोसोम्स की अनकॉइलिंग होने लग गई है, और वो क्या बन गए हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स बन गए हैं। न्यूक्लियर एनवलप फिर से असेंबल होने लग गया है क्रोमैटिन फाइबर्स के अलोंग। ठीक है, अब 2 डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर फॉर्म हो गए हैं। नाउ न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर जो डिसअपियर हुए थे प्रोफेज में वो अभी रीअपियर हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स जो प्रोफेज में अपीयर हुए थे वो अभी यहाँ पर डिसअपियर होने लग जाएंगे। सो ये हमारी 4 स्टेजेस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज यहाँ कंप्लीट होती हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का, और जैसे ही साइटोप्लाज्म भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, पेरेंट सेल जो था वो डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स में। साइटोकाइनेसिस टीलोफेज के बाद स्टार्ट हो जाती है, प्रोग्रेशन में आ जाती है। ठीक है, सो हमारा आज का लेक्चर यही खत्म होता है। साइटोकाइनेसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहें तो इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में जो बेल का आइकन है उसे जरूर दबाएं एंड शेयर द वीडियोस। गुड डे।